तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन जो 6500 वैकेंसी आने वाली है आगामी, उसके प्रथम सेट को। और ये सेट जो लिखित है वो आदरणीय अभिमन्यु सर के द्वारा लिखित है, जो ईडीएसॉल के संस्थापक है और मैं भी उनका एक स्टूडेंट हूँ। और ये बुक बहुत ही बेहतरीन है, मैंने पढ़ी भी है और मैं सेट्स भी बनाता हूँ। तो इसमें व्याख्या बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने दिया है और ये पूर्ण रूप से बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में, यानी बिहार लाइब्रेरियन परीक्षा में, ये सेट्स बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और इस बुक में 15 सेट्स है जिसमें आंसर सहित सारा कुछ दिया हुआ है और उत्तर सहित टोटल व्याख्या भी है ना। तो आगामी जो एग्ज़ाम आने वाला है ये बुक के द्वारा सेट्स जो है, इस सेट को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं पहले सेट को। तो पहला हमारा क्वेश्चन कहता है, पहले सेट में पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा युग स्टोन एज यानी कि, है ना, इनमें से कौन सा युग पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कहता नहीं आता है, तो नहीं आता है। इसको देखते हुए हम लोग इसका विकल्प देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि, पहला विकल्प कहता है कि पूरा पाषाण, उसके बाद दूसरा नव पाषाण, तीसरा पाषाण और चौथा मध्य पाषाण। तो इसके आंसर से पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ इसमें पाषाण युग के कुछ बेहतरीन टॉपिक्स को भी दिया हुआ है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो पहला है हमारा पूरा पाषाण युग। तो कहता है कि देखिए पाषाण युग, ये पाषाण युग का पूरा पाषाण युग क्या है, पाषाण युग का जो है एक प्रकार है ना। कहते हैं पाषाण युग को, यह पाषाण युग जो होता है मानव सभ्यता के विकास का सबसे प्रारंभिक चरण माना जाता है और इसी में मनुष्य औजारों का उपयोग करना शुरू करता है। और इसी पाषाण युग को 3 प्रकार में बांटा हुआ है, पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण, जिसमें पहला प्रकार है पूरा पाषाण। तो पूरा पाषाण हम लोग किसको बोलेंगे कि यह युग लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था, है ना। 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था और इसी दौरान मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्रह करता था और गुफाओं में रहता था। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है नव पाषाण युग, और नव पाषाण युग की बात करें तो यह पाषाण लगभग 10,000 ईसा पूर्व 8,000 ईसा पूर्व तक चला था, है ना। इसमें छोटे से पत्थरों के द्वारा उसका औजार बनाया जाता था और कृषि में इसका उपयोग किया जाने लगा था। और उसके बाद तीसरा जो है हमारा विकल्प, ये नव पाषाण युग का है, सॉरी मध्य पाषाण युग का है। और मध्य पाषाण युग क्या है, सॉरी हाँ हम गलत बोल गए थे। यहाँ मध्य पाषाण युग जो है, ये मध्य पाषाण युग लगभग 10,000 ईसा पूर्व, है ना, 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक चला था। यह 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक चला था। और ये जो क्या कहते हैं नव पाषाण युग है, यह नव पाषाण युग जो ये चला था 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, है ना, 4,000 ईसा पूर्व तक चला था। और इसी युग में कृषि, पशुपालन और स्थायी बस्तियों का जो था स्थापना करा गया था। अब हमारा लास्ट रहता है ताम्रपाषाण युग, और इस ऑब्जेक्टिव का आंसर भी यही होगा, ताम्रपाषाण युग ही होगा। कहने का मतलब ताम्रपाषाण युग ही होगा। और क्या कहते हैं कि ये पाषाण युग का कोई हिस्सा नहीं है ना, ये पाषाण युग का कोई भी हिस्सा नहीं है। इसमें मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था। कब? ताम्रपाषाण युग में। हाँ, पहले तो पत्थर का उपयोग करते थे और इसमें ताम्रपाषाण युग में तांबे के हथियारों का भी इस्तेमाल करना शुरू हुआ था। और इसी युग को कांस्य युग भी कहा जाता है ना। इसी युग को कांस्य यानी कि कॉपर, इसी युग को हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद कहता है कि महाभारत का मूल नाम क्या है। तो महाभारत का जो मूल नाम होगा वो जय संहिता हो जाएगा, जय संहिता। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जय संहिता
जय संहिता के बारे में ये जानते हैं हम लोग क्या, कि इसे महर्षि व्यास के द्वारा रचा गया था, है ना। ये महाभारत जो है, महाभारत को महर्षि व्यास जी के द्वारा रचा गया था और इसे विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है, जिससे लगभग 1 लाख इसमें श्लोक है। टोटल इसमें 1 लाख श्लोक से, है ना। चलिए उसके बाद इसका जो अगला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है, महात्मा गांधी ने रोल्ट एक्ट सत्याग्रह किस वर्ष स्टार्ट किया था। तो रोल्ट एक्ट जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था वो 1919 में हुआ था। राइट आंसर इसका डी होगा। और रोल्ट एक्ट के बारे में कुछ हम लोग जान ले। इसमें क्या है कि 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोल्ट एक्ट लागू करा था, है ना। और इसे ही काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और रोल्ट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसके अंतर्गत कुछ और भी चीज़ है कि इस कानून का उद्देश्य यह था कि क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को बिना किसी मुकदमे का, शक के बिना पर भी वह जेल में डाल सकते थे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सांसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है ना। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है। यहाँ अपवाद पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर इसका बी। यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है ना, तो संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है ना, शक्ति नहीं है। और इसमें हम लोग कुछ जान लेते हैं, कि भारतीय संविधान की 3 अनुसूचियां हैं, है ना। 3 अनुसूचियां, अनुसूची 7 नए विषयों को वर्गीकृत करता है। पहला संघ सूची में, दूसरा राज्य सूची में और तीसरा समवर्ती सूची में। और आइए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। अगला कहता है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है ना। किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और सेट बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन है ना। ये आगामी जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है इसमें बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो जहाँ तक सभी को पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है ना। इसमें कुछ जान ले। तो इसमें होता क्या है कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 66 है ना, अनुच्छेद 66 इस 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। और यह चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संपन्न होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। ये इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। इसमें बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है ना। सूर्य और चंद्रमा द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है, उसके माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने की कारण क्या सब होती है, वो बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है ना। जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल मिलाकर समुद्र में अत्यधिक जलस्तर को वृद्धि कर देता है ना। और इसी से ज्वार भाटा क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और इसी को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या होता है, ज्वार और बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। तो भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है, ये समुद्री और हवाई मार्गों के द्वारा होता है ना। समुद्री और हवाई मार्ग के द्वारा ही अधिकांश व्यापार होता है।
इसमें कुछ हम लोग जान लेते हैं। भारत क्या है, वैश्विक व्यापारिक देश है और इसका अधिकांश जो होता है व्यापार वो विदेशी और विदेशों के द्वारा, विदेशों से और समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 8 नंबर हमारा कहता है कि डैश मांग वक्र लोचदार होता है और डैश होने पर यह बेलोचदार होता है। 8 नंबर का राइट आंसर होने वाला क्या, बी। कहने का अर्थ सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर। पहला कहता है सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर। कुछ जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट इसको क्लियर कर लेते हैं, है ना। क्या होता है, तो कहता है अगर इसको जानते हैं, कहता है कि अगर सीमांत राजस्व की बात करते हैं, है ना, सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर, तो सीमांत राजस्व का मान तब धनात्मक होता है जब किसी कीमत में, यानी वस्तु की कीमत में कमी होती है और कुल राजस्व बढ़ता है, क्योंकि उपभोक्ता का अधिक मात्रा में खरीदते हैं और इस स्थिति में मांग, यानी कि इसको लोच कहते हैं, लोच रहती है, यानी मांग में परिवर्तन प्रतिशत रूप से कीमत में परिवर्तन से अधिक होता है ना। उसी प्रकार से बेलोचदार मांग की बात करेंगे तो बेलोचदार मांग में क्या होता है कि सीमांत राजस्व ऋणात्मक तब होता है जब मांग की लोच क्या कहते हैं, ग्रेटर देन 1 रहती है, यानी कीमत में कमी के बावजूद कुल राजस्व बढ़ जाता है, तब ये सीमांत राजस्व को नकारता है, यानी नकारात्मक होता है ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक क्या नहीं है इसमें, ये सभी को पता है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए यहाँ एम्पियर भी एसआई मात्रक है, ओम भी एसआई मात्रक है ना, और न्यूटन भी क्या है, एसआई मात्रक है। तो यहाँ क्या एसआई मात्रक, कैलोरी क्या है, एसआई मात्रक नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये कैलोरी एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह ऊर्जा की एक इकाई है, लेकिन एसआई प्रणाली में ऊर्जा को जूल में मापा जाता है ना। और मान ले 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल। चलिए आइए देखते हैं अगला। और कहता है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। 10 नंबर कहता है कि निम्न से गलत कथन को चुनिए। पहला इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी गलत कथन है। कहता है यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभार से भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। ये क्या है, गलत कथन है ना। चलिए अगला। अगला हमारा 11 नंबर का देखते हैं। 11 नंबर का देखते हैं। कहता है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है ना। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा इसका सी हो जाएगा। सी निष्क्रियीकरण हो जाएगा। अब निष्क्रियीकरण क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। यही क्या होता है, निष्क्रियीकरण होता है ना। इस प्रक्रिया में पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है और इसी से एक नया उत्पाद बनता है। अगला 12 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच का समानता है। निम्न में से अम्ल और क्षार के बीच का समानता क्या होगा। दोस्तों जितना भी आपका सही होगा वो कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। सेट लगा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सेट है। अगला नंबर है 12 नंबर का कि कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता नहीं है ना। क्या होगा इसमें, तो देखते हैं क्या होगा। वे परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। दूसरा उनका pH 7 से कम होता है। तीसरा अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है। और चौथा क्या होता है, ये कड़वे होते हैं। तो जहाँ तक आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि परिरक्षक के रूप में केवल अम्ल ही प्रयुक्त होता है ना, क्षार को प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। जब अम्ल की बात करें तो वो 7 से क्या होता है, कम होता है।
है ना। और जब क्षार की बात करें तो वो 7 से क्या होता है, अधिक होता है, वो 7 से अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है कि दोनों समान नहीं होता है। और अम्ल क्या होता है, अम्ल की समानता देखिए तो ये स्वाद में खट्टा पाया जाएगा, जबकि क्षार स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। और इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ही क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। अगला, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग क्या है, ये है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, हाँ, इसी को माना जाता है। इसी को ग्रेट सल्कर रूट या मुख्य व्यापारिक मार्ग भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कहा जाता है ना। और ये जो संबंध जोड़ता है, ये अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच का प्रमुख व्यापारिक गतिविधियों को यह जोड़ता है। अगला, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पूछ रहा है गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सा होगा, यमुना, गोमती, मानस या कोसी। तो नहीं की बात कर रहा है, तो नहीं की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मानस। ये मानस जो है, मानस नदी, ये गंगा की सहायक नदी क्या है, नहीं है। मानस नदी क्या है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। और एक चीज जान लेते हैं, यहाँ जो कोसी दिख रहा है, इस कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, कोसी नदी को, है ना, क्योंकि 2008 में जो बाढ़ आई थी इसी नदी के टूटने से आई थी। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की बात कर रहा है, तो इसमें क्या गलत होना चाहिए, इसमें गलत होना चाहिए क्या, रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है कि रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है। दूसरा, रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये पता नहीं क्या है। और रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कथन की बात करें तो ये ज्ञान इंद्रियों की इनपुट में मदद करता है ना। ये बिल्कुल ही गलत कथन है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय इनपुट को नियंत्रित करने का कार्य रक्त का नहीं बल्कि तंत्रिका सिस्टम का है। और तंत्रिका सिस्टम से क्या होता है, ज्ञानेंद्रिय को इनपुट में मदद करती है। अब बात करें मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी, तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो होती है जांघ की हड्डी, है ना, जांघ की हड्डी होती है। और इसके बारे में थोड़ा जान लें, यह शरीर के निचले हिस्सा में ही स्थित होता है ना, और कूल्हे से लेकर घुटने तक यह फैला रहता है। यह हड्डी न केवल सबसे लंबी होती है बल्कि यह मजबूत और भार वहन करने वाली भी हड्डी होती है। यह शरीर के वजन को सहारा देने और चलने दौड़ने कूदने में भी यह मदद करता है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन में इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं। ये जो दिया हुआ है डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये किसके विभिन्न प्रकार हैं, तो ये प्रकार किसके हैं बताइए। ये है माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं, है ना। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि यह छोटे, सस्ते और व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है ना। और डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, इसमें ये सब भी इसमें शामिल है, ये है ना। लेकिन ये प्रकार जो है ये क्या है, उपयुक्त जो है ऊपर में जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर माइक्रो कंप्यूटर होगा। और ये प्रकार क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। अब अगला है ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है। ओसीआर की बात करें तो ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होगा, तो ओसीआर की बात करें तो इसका पूर्ण रूप होता है क्या, ओसीआर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, रिकॉग्निशन, ओसीआर का पूर्ण रूप, है ना, क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। यह एक तकनीक होती है जो किसी छवि या स्कैन किए गए दस्तावेज में मौजूद अक्षर, शब्द और संख्याओं को डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित करने की कैपेसिटी रखता है। अगला, यदि ए अपने सिर के बल पूर्व उत्तर दिशा और अपना मुंह करके खड़ा है तो उसके बाएं हाथ की दिशा क्या होगी। दोस्तों ये प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं या फिर ऐसे भी प्रैक्टिकल क्या करके। तो आइए देखते हैं कि मेरे पास वो पेन टैब नहीं है जो मैं आपको बेहतरीन तरीके से इस पर बता सकूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 नंबर का, ये हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर, इसलिए पूर्व हो जाएगा।
पूर्व दिशा हो जाएगा। यदि ए अपने सिर के बल पर उत्तर दिशा, आप अपने सिर के बल पर उत्तर दिशा में, मान लीजिए ए आप हैं और उत्तर दिशा में अपना मुंह करके देखिए और आपका बाएं हाथ किस दिशा में होगी वो आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। कहता है हमारा कि कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं और ए का स्थान नीचे से क्या है 7वें पर और बी का स्थान ऊपर से 9वें स्थान पर है तथा सी का स्थान इन दोनों के ठीक मध्य में हो तो सी का स्थान ए से कौन सा होता है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। कक्षा में टोटल 35 स्टूडेंट है ना, टोटल क्या है 35 स्टूडेंट है और कहता है कि ए का स्थान नीचे से 7वां है तो उसको क्या करते हैं 7 नीचे से 7 घटा देंगे है ना, नीचे से 7 घटा देंगे। अब प्लस इसमें एक मैथमेटिकल टर्म आता है, फॉर्मूला है, उसमें एक को जोड़ दिया जाता है, यानी कि नीचे से 7 घटाएंगे और उसमें एक अगर जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा नीचे से 29वां स्थान पर आ जाएगा और जहाँ तक बी की बात करता है तो ऊपर से 9वें स्थान पर है। तो 35 में से क्या करना है, तो क्या ये मैथमेटिकल टर्म है और मेरे पास पेन टैब नहीं है जो मैं आपको डिटेल्स में बता सकूं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका टोटल पहला कहता है 9वां, दूसरा 10वां, तीसरा 11वां और चौथा 12वां। तो इसका सही उत्तर होने वाला है नीचे से 10वां हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा 10वां है ना, 10वां स्थान हो जाएगा किसका ए का है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला। कहता है भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है। भारत का जो पहला कार्बन मुक्त राज्य है वो कौन सा है, तो वो हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है ना। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हिमाचल प्रदेश भारत से भी अग्रणी हो चुका है ना। क्या है, ये भारत से भी अग्रणी हो चुका है और सरकारी विभागों में पर्यावरण लेखा परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। इस चीज़ को भी आप लोग जान लीजिए है ना। और हिमाचल प्रदेश विश्व का दूसरा है और क्या है भारत का सबसे पहला है। विश्व का ये दूसरा कार्बन मुक्त राज्य है और भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य है, ये याद रखिएगा। अब कहता है कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल है। तो बिहार की बात करें तो इसमें कितने अनुमंडल है बताइए, बिहार में कुल कितने अनुमंडल। तो बिहार में जो कुल अनुमंडल है वो 101 अनुमंडल है। टोटल कुल अनुमंडल बिहार में 101 है और भारत की एक प्रशासनिक इकाई है क्या अनुमंडल। अनुमंडल के बारे में को जान लेते हैं। यह भारत की क्या प्रशासनिक इकाई है और प्रत्येक राज्य कई जिलों में विभाजित होता है, प्रत्येक जिला कई अनुमंडल में बटा हुआ होता है। इसीलिए बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल कुल मिला के 101 अनुमंडल है, कुल मिलाकर 101। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी की बात करें तो सिल्क सिटी भागलपुर को जाना जाता है ना। बिहार के जो भागलपुर जिला है इसी को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है ना। यह भारत मंदसौर सिल्क सिटी और भागलपुरी सिल्क के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है ना। भागलपुर में सिल्क उद्योग इतिहास करीब लगभग 200 वर्ष पुराना है और यहाँ तैयार की गई सिल्क की साड़ियाँ वस्त्र पूरे देश और विदेशों में भी प्रसिद्ध है ना। इसका जो मुख्य कारण होता है ये क्या है, तसर रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है यहाँ पे। भागलपुरी सिल्क साड़ी अपने बारीक कारीगरी और गुणवत्ता के लिए यहाँ के जाने जाते हैं और यहाँ के जो बुनकर हैं कारीगरों की संख्या काफ़ी अधिक है ना, जिससे यह क्षेत्र सिल्क के नाम से प्रमुख है और सिल्क सिटी के नाम से प्रमुख है। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील क्या है, कौन सी है। गोखुर झील की बात करें तो इसे ये कांवर झील को कहा जाता है। राइट आंसर इसका होगा कांवर झील को ही गोखुर झील कहते हैं और सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है यह झील है कांवर झील। इसे कांवर ताल भी कहा जाता है। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है ना। इसकी भौगोलिक अगर दिशा जानेंगे तो बिहार के बेगूसराय जिले में यह स्थित है। कहाँ ये बिहार के यह झील बेगूसराय जिले में स्थित है और मेघना नदी की एक पुरानी धारा के कारण यह बनी हुई है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये मैथ है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास पैड नहीं है इस वजह से हम कर नहीं पाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन कहता है कि
यदि √2n बराबर 64 हो तो n का मान क्या होगा, है ना, 64 हो तो n का मान क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन सीधा, यदि √2n इक्वल टू 64 है ना, √2n इक्वल टू क्या है, 64 है, सीधा 64 है। तो क्या होगा, अगर रूट हटेगा तो 2n-1 और इसका सीधा हो जाएगा 2 पर अगर 6 पावर करेंगे तो ये तो मतलब 64 आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला है n इक्वल टू n/2 इक्वल टू 6, है ना, इक्वल टू 6, और अगर n का मान निकालेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका होने वाला है क्या, 12 हो जाएगा। सभी सरल और संयुक्त विषयों की सूची जिनमें उनके तैयार किए गए वर्ग संख्या भी शामिल है को क्या कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का जो राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा डी, सूची वर्गीकरण हो जाएगा। सूची वर्गीकरण एक ऐसी विधि होती है जिसमें सभी सरल और संयुक्त विषयों को पहले से ही व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध कर दिया जाता है ना। अंतरहार विषय को एक निश्चित वर्ग संख्या दी जाती है इसके अंतर्गत, और जिससे पुस्तकालयों या अन्य संग्रहों में विषयों को आसानी से व्यवस्थित और पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगला, शब्द डाटा की उत्पत्ति कहाँ हुई, किस भाषा से हुई। डेटा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई बताइए। तो इसकी यह लैटिन भाषा है, इसका राइट आंसर होगा लैटिन, और यह लैटिन भाषा शब्द से उत्पन्न हुई है। डेटा की जहाँ तक बात करें तो ये लैटिन भाषा से हुई है। और आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला कहता है द लाइब्रेरियन हु मेजर द अर्थ। 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है द लाइब्रेरियन हु मेजर द अर्थ नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक की जीवनी है। यह अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय के प्रमुख बने थे। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें एराटोस्थेनीज के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा जानें। यह एराटोस्थेनीज प्रसिद्ध क्या है, यूनानी विद्वान थे। क्या थे ये यूनानी विद्वान थे, और खगोल शास्त्री भी इसको कहते हैं, भूगोलवेत्ता भी कहते हैं, और ये गणितज्ञ भी थे। अलेक्जेंड्रिया के प्रमुख पुस्तकालय के प्रमुख ही भी रहे हैं। ये अलेक्जेंड्रिया के जो पुस्तकालय के प्रमुख भी रहे हैं, और इन्हें जो सबसे अधिक जाना जाता है, पृथ्वी की परिधि को मापने के लिए इन्हें जाना जाता है, एराटोस्थेनीज को। पृथ्वी की परिधि जो मापने के लिए जाना जाता है वो एराटोस्थेनीज को जाना जाता है। पहली बार वैज्ञानिक विधि से पृथ्वी की परिधि इन्होंने ही गणना की थी, है ना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सी श्रृंखला अनुक्रमण की सीमा नहीं है। कौन सी श्रृंखला अनुक्रमण की सीमा नहीं है। यह जो राइट आंसर होगा वो यह व्युत्क्रम प्रतिपादन के माध्यम से वर्गीकृत फाइल के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। 29 नंबर क्या होता है, इसका राइट आंसर का जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अब अनुक्रमण श्रृंखला की बात करें तो क्या आता है, ये पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसी का उपयोग विभिन्न वर्गीकरण प्रणाली में किया जाता है, अनुक्रमण श्रृंखला की, है ना। इसी अनुक्रमण श्रृंखला की जो उपयोग किया जाता है वो वर्गीकृत करने में, यानी कि इसको वर्गीकरण प्रणाली के रूप में इसे उपयोग किया जाता है। अगला, एक द्विदिशीय बेतार पद्धति जो एलईडी या अवरक्त प्रकाश के माध्यम से डेटा संचारित करता है वो क्या कहलाता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीड में आपको बताऊँ। कहता है एक द्विदिशीय बेतार पद्धति जो एलईडी या अवरक्त प्रकाश के माध्यम से डेटा संचारित करता है वो क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, लाईफाई इसको बोलते हैं। लाईफाई यह आधुनिक और तेज डेटा संचार तकनीक है जो एलईडी या अवरक्त प्रकाश का उपयोग करके वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन करती है ना। ये वाईफाई के समान ही होती है। अगला क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक डैश होता है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक अंत उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, अंत उपयोग सॉफ्टवेयर होता है जो अंत उपयोगकर्ता
की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिवाइस यही डिजाइन किया गया है और यह कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करने वाले उपभोक्ताओं को विभिन्न कार्यों के लिए निष्पादित करने में भी क्या है, उपयोगी है। जनसंपर्क यानी कि पीआर एक समुदाय के भीतर डैश को स्थापित करने में मदद करता है। तो क्या होता है इसका राइट आंसर, छवि और स्थिति कहा जाता है इसको। यह छवि और स्थिति को उजागर करने में या स्थापित करने में मदद करता है। पीआर इसी को बोलते हैं पब्लिक रिलेशन, है ना। यह राजनीतिक संचार प्रक्रिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल होता है। भारत में कौन सी संस्था ISSN प्रदान करती है? ISSN कहने का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, है ना। ISSN कहने का मतलब इंटरनेशनल सीरियल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। यह एक 8 अंक का कोड होता है जो दुनिया भर में प्रकाशित पत्रिकाओं, शोध पत्रों और अन्य क्रमागत प्रकाशनों की पहचान के लिए इस कोड का उपयोग करता है ना, उपयोग किया जाता है। तो कौन सी संस्था जो ISSN प्रदान करती है? 33 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, NISCAIR। अब NISCAIR के बारे में जानते हैं। तो NISCAIR क्या होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, इसे अब CSIR या NISCPR के नाम से जाना जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च भी इसे कहा जाता है। यह संस्था भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान परिषद के अंतर्गत कार्य करती है और भारत में ISSN का एक आधिकारिक एजेंट भी है ना। चलिए अगला देखते हैं कि ज्ञान पिछले कुछ दशकों में उत्पादन की प्रमुख शक्ति बन गया है। यह कथन किसने कहा? 34 नंबर का राइट आंसर यह कहा था जीन फ्रांकोइस ने, फ्रांकोइस ल्यूटार्ड ने, है ना। जीन फ्रांकोइस ल्यूटार्ड ने। और ल्यूटार्ड की बात करें तो ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक है जिन्होंने द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑफ नॉलेज 1979 नामक पुस्तक इन्होंने मेंगियान समाज की अवधारणा को विस्तार करके इसी पुस्तक में उन्होंने समझाया था। अगला उपयोगकर्ता अध्ययन क्या है? उपयोगकर्ता अध्ययन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं का अध्ययन। राइट आंसर इसका डी होगा, है ना। यह पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है ना। उपयोगकर्ता अध्ययन, उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं का अध्ययन, है ना। चलिए अगला देखते हैं। ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1986 के चेयरमैन कौन थे? तो इसके जो चेयरमैन थे कौन थे? वो थे DP चट्टोपाध्याय साहब, है ना। ग्रंथालय और सूचना पद्धति की जो राष्ट्रीय नीति बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे? वो DP चट्टोपाध्याय थे। 36, है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूचना अंतरण यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर शब्द किसने प्रतिपादित किया था? सूचना अंतरण 37 किसने किया था? ये किया था बीसमैन ने। इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? बीसमैन ने किया था, है ना। यह अवधारणा सूचना विज्ञान यानी कि इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत आती है। इसका संबंध सूचना को एक स्थान माध्यम या व्यक्ति से दूसरे स्थान या दूसरे माध्यम व्यक्ति या प्रभावी रूप से घटकों तक पहुंचाना। सूचना अंतरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? बीसमैन साहब ने किया था, बीसमैन। अगला, सूचना की आवश्यकता होने पर उसको पहचानने की क्षमता और आवश्यक सूचना का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सूचना साक्षरता कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सूचना साक्षरता। अब इसके बारे में जाने कि सूचना साक्षरता क्या होता है कि वह क्षमता होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति सही और आवश्यक सूचना को पहचान सकता है और खोज सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है और उसे प्रभावी रूप से उपयोग कर सकता है। यह शिक्षा, अनुसंधान और पेशेवर क्षेत्रों में काफ़ी भूमिका निभाती है। आइए अगला, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र किस वर्ष पहली बार प्रकाशित की गई थी? 39 ये हुआ था कब? 1949 में इसको प्रकाशित किया गया था। यूनेस्को को 1949 में प्रकाशित किया गया था, है ना। चलिए अगला देखते हैं।
डेट्रॉयट सेल्फ चार्जिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? 40 नंबर का आंसर। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, रॉल्फ उल्वेलिंग हो जाएगा इसका। डेट्रॉयट सेल्फ चार्जिंग सिस्टम जो पारित हुआ था वो रॉल्फ उल्वेलिंग के द्वारा हुआ था, विकसित हुआ था। यह एक स्वचालित पुस्तकालय प्रणाली थी, है ना। ये जो डेट्रॉयट सेल्फ चार्जिंग सिस्टम है ये स्वचालित पुस्तकालय प्रणाली थी, जिसका उद्देश्य पुस्तकालय प्रशासन को अधिक कुशल बनाना और पुस्तकालय सेवा को स्वचालित करना होता है ना। अगला, निम्न से किसे मोरक्को बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है? मोरक्को बाइंडिंग पूर्ण चमड़े की बाइंडिंग होती है ना। पूर्ण चमड़े की क्या होती है? बाइंडिंग होती है। यह क्या होता है? चमड़ा अपनी मजबूती में, लचीलापन और सुंदर बनावट के लिए इसे जाना जाता है। अगला आते हैं क्वेश्चन 42। वीडियो में बने रहिएगा और लाइक करते चलिएगा वीडियो को। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। आइए अगला, आवधिक नियंत्रण के लिए 3 कार्ड प्रणाली में वॉल्यूम, अंक, प्रकाशन आदि से संबंधित प्रविष्टियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? 42। इसमें जो राइट आंसर होगा वो कार्ड की जांच करें, इसका ही उपयोग होता है ना। देखिए, 3 कार्ड प्रणाली एक ऐसा प्रणाली होता है जिसका उपयोग पुस्तकालय, दस्तावेजीकरण केंद्रों में आवधिक प्रकाशनों जैसे पत्रिकाओं, जर्नल्स के प्रभाव नियंत्रण और रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए इसका उपयोग होता है। इस प्रणाली में निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं ये कार्ड। रजिस्ट्रार, इसको रजिस्टर कार्ड बोलते हैं। दूसरा चेक कार्ड होता है और तीसरा वर्गीकृत सूचकांक कार्ड होता है नहीं, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। विपणन संभावनाओं एवं उपभोक्ताओं के साथ संबंध निर्माण की एक प्रक्रिया है तथा ताकि लाभ के साथ उत्पादों एवं सेवाओं को विकसित एवं प्रोत्साहित किया जा सके। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी क्रिस गैरेट ने। यह परिभाषा क्रिस गैरेट ने दिया था। और क्रिस गैरेट एक प्रसिद्ध डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हैं जिन्होंने विपणन को संभावनाओं और उपभोक्ताओं के साथ संबंध निर्माण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया था। अगला, यूएसए में पुस्तकालय क्रांति के पितामह किसे कहा जाता है? यूएसए के पुस्तकालय क्रांति के पितामह किसको बोलते हैं? तो वो मेलविल डेवी, है ना। मेलविल डेवी के द्वारा ही पुस्तकालय विभाग में क्रांति आई और हमारे भारत में भी इन्हीं के सपोर्ट से रंगनाथन जी के द्वारा हमारे भारत में भी पुस्तकालय का शुरुआत हुआ था। शब्द हाइपरटेक्स्ट का निर्माण किसने किया? हाइपरटेक्स्ट का निर्माण किया था टेड नेल्सन ने। हाइपरटेक्स्ट का जो निर्माण किया था वो टेड नेल्सन ने किया था। और आगे जानते हैं, ये 1965 में इन्होंने किया था। 1965 में इस टेक्स्ट का इन्होंने निर्माण किया और इस शब्द को प्रतिपादित किया था 1965 में। इस अवधारणा को पहली बार अपनी पुस्तक लाइब्रेरी मशीन्स में प्रस्तुत किया था। अगला, लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स किसने लिखा था? ये एक बुक थी और इस बुक को किसने लिखा था? इस बुक को जो लिखा था वो लिखा था फॉरेस्ट स्पाउल्डिंग। इसका राइट आंसर सी होगा। और 1939 में लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स इन्होंने ही लिखा था, है ना। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पुस्तकालय में बौद्धिक स्वतंत्रता और जानकारी एवं स्वतंत्र पहुंच को सुनिश्चित करता है। कौन? फॉरेस्ट स्पाउंडलिंग, है ना। लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स, ये एक राइट्स है, ये एक अधिकार भी है। संसाधन साझाकरण का क्या अर्थ होता है? तो संसाधन साझाकरण की बात करें तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए? तो इसका अर्थ जो होगा वो हो जाएगा सभी स्रोत, सेवा और कर्मचारियों को साझा करना, है ना। सभी स्रोत, सेवा और कर्मचारियों को साझा करना, यह एक ऐसी अवधारणा होती है जो पुस्तकालय विज्ञान और सूचना प्रबंधन में अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय वर्गीकरण का एक उदाहरण नहीं है? तो कॉलम वर्गीकरण तो है, ये दिया था किन्होंने? कॉलम वर्गीकरण किसने दिया था? कॉलम वर्गीकरण दिया था एस.आर. रंगनाथन साहब ने, है ना। ये भी एक वर्गीकरण है। डेवी डेसिबल वर्गीकरण, ये भी डेवी साहब ने दिया था। 48 नंबर का। और
राइट आंसर जो हमारा होने वाला है, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, संसाधन विवरण अभिगमन। ये कोई वर्गीकरण पद्धति नहीं है। यहाँ तीसरा जो है सार्वभौमिक डेसिमल वर्गीकरण, तो ये तीनों तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर ये होगा। पीटर एफ ड्रकर ने एमबीओ को कब परिभाषित किया था? पीटर एफ ड्रकर। तो ये जो परिभाषित हुआ था, ये परिभाषित कब हुआ था? ये हुआ था 1954 ईस्वी को। एमबीओ के कुछ जाने, एमबीओ मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसी को एमबीओ बोलते हैं। यह की अवधारणा को प्रसिद्ध प्रबंधन विचारक पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में इन्होंने परिभाषित किया था। जब उपभोक्ताओं को रासायनिक सार से संबंधित विषय की विस्तृत जानकारी को समझने की मदद की जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे उपयोक्ता शिक्षा कहा जाता है। उपयोक्ता शिक्षा इसको कहा जाता है। बिब्लियोग्राफी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बिब्लियोग्राफी के जो जनक है किसको जानेंगे? कोनार्ड गैसनर को, पार ओटलेट को, मार्शल डेन को, या फिर लुई सॉर्स को? क्या हो जाना चाहिए इसका राइट आंसर बताइए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोनार्ड गैसनर। सर ने बताया भी था, आप लोग पढ़े होंगे। कोनार्ड गैसनर हो जाएगा बिब्लियोग्राफी के जनक, है ना। इन्होंने 16वीं शताब्दी के एक स्विस विद्वान थे यह, और बिब्लियोथिका यूनिवर्सल 1555 नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा था। अगला, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द वर्ष 1999 में किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये गढ़ा गया था कैल्विन एस्टन के द्वारा। इस शब्द को कैल्विन एस्टन के द्वारा इस शब्द को गढ़ा गया था। अगला नंबर, किस संगठन ने शिक्षार्थियों, स्कूल पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय स्कूल पुस्तकालय मानक विकसित किया था, जो पूछताछ, समावेश, सहयोग, क्यूरेट, अन्वेषण और संलग्न जैसे कौशलों पर महत्व होता है? क्या, कौन था वो? AASL, ALA, AERA, ACRL, कौन था ये? ये था AASL। AASL क्या होता है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज। AASL अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियंस, है ना। उसके बाद दूसरा है ALA। ALA को भी जान लेते हैं हम लोग, ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। और उसके बाद ACRL है, इसको भी जान लेते हैं, फुल फॉर्म इसका एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। और चौथा है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज, है ना। सार्वजनिक पुस्तकालयों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या होना चाहिए? तो पुस्तकालय उपकर यह क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालयों की आय का ही प्रमुख स्रोत है। कहने का अर्थ कि सार्वजनिक पुस्तकालय की वित्तीय व्यवस्था मुख्य रूप से सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित पुस्तकालय उपकर पर निर्भर करती है। यह एक प्रकार का कर होता है, यानी टैक्स होता है, जो स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत द्वारा संग्रह किया जाता है और पुस्तकालय के संचालन हेतु इसको विकास में उपयोग में लाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है बताइए? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थित है। कहाँ है? कलकत्ता में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में है, और ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है ये कलकत्ता, और इसे देश की प्रमुख संग्रहवानीय पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है, कलकत्ता पुस्तकालय को। और यही भारत का क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय है। अगर निम्नलिखित में से विषम यानी ओड ऑन आउट की पहचान करें। विषम क्या है? www, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज, इसमें से क्या होगा बताइए? चारों में से क्या होने वाला है? विषम की बात कर रहा है, तो विषम की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा www। ये क्या है? विषम है। www की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब उसको बोलते हैं, जिसे टिम बर्नर्स लीने ने विकसित किया था। एक सूचना प्रणाली है जो इंटरनेट पर हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों और अन्य संसाधनों को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। यही ब्राउज़र से अलग होता है। ये सभी ब्राउज़र से अलग होता है क्योंकि यह एक नेटवर्क प्रणाली है, और ये
विषम इसलिए है क्योंकि एक इंटरनेट आधारित सूचना प्रणाली है। अगला चलिए देखते हैं, कौन सी नेटवर्क परत प्रमाणीकरण और प्राधिकरण प्रदान करती है? कौन सी है? वो OSI है। कौन सी नेटवर्क परत प्रमाणीकरण और प्राधिकरण प्रदान करती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, प्रस्तुतिकरण लेयर। प्रस्तुतिकरण लेयर यह लेयर क्या होता है? OSI यानी कि ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल 7 परतों में विभाजित होता है ना। प्रत्येक का विशिष्ट कार्य होता है। वीडियो लंबी हो जाएगी, अगला देखते हैं। भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1997-99 और 1992 के अधिनियम संशोधन अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रतिलिपि अधिकार कितने वर्ष तक वैध रहता है? 58। राइट आंसर क्या होगा इसका? ये वैध रहता है 60 वर्षों तक। कुल 60 वर्षों तक ये वैध रहता है। भारत का प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1992 के अधिनियम संशोधन के अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात जो इसका लिपि अधिकार है वो 60 वर्षों तक कुल वैध रहता है ना। अगला, आपूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया था? आपूर्ति और मांग का सिद्धांत जो दिया था अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया था। आपूर्ति और मांग का सिद्धांत है ना, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। आधुनिक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण आधार है यह, जिसे प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री यही अल्फ्रेड मार्शल जिसको बोलते हैं, इन्होंने प्रस्तुत किया था। और अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने 1890 में इस सिद्धांत को विस्तार से समझाया था लोगों को। अगला है, MARC में 245 क्षेत्र या फील्ड क्या है? क्या है? MARC कहने का मतलब मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ये एक मानक डेटा फॉर्मेट है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शीर्षक और दायित्व क्षेत्र का विवरण। क्या है ये? शीर्षक और दायित्व क्षेत्र का विवरण है। अगला देखते हैं, प्राथमिक मूल विषय निम्नलिखित में से प्राप्त किए जाते हैं क्या? झुंड यानी क्लस्टर, आसवन, विखंडन या फाड़ना, लैमिनेशन। क्या होना चाहिए राइट आंसर इसका? बताइए। 61 का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, आसवन हो जाएगा। आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी जटिल विषय या ज्ञान के क्षेत्र में आवश्यक और मूलभूत तत्वों को अलग अलग किया जाता है आसवन के द्वारा। तो प्राथमिक मूल विषय किससे प्राप्त किए जाते हैं? आसवन के द्वारा। राइट आंसर बी होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व SKOS सरल ज्ञान संगठन प्रणाली का हिस्सा नहीं है की बात कर रहा है? यहाँ कह रहा नहीं है। नहीं है तो कौन सा होगा? अर्थगत संबंध, लेबल, अवधारणा संग्रह या टैक्सोनॉमी। 62 का क्या होगा? 62 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, टैक्सोनॉमी। क्या हो जाएगा? टैक्सोनॉमी, सी। SKOS के बारे में जाने तो SKOS क्या? सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। एक मानक है जो शब्दावली, थिसॉरस, वर्गीकरण और योजनाओं और अन्य ज्ञान संगठन प्रणालियों को संचालित करने में और उपयोग करने में हमारा हेल्प करता है, मदद करता है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन इसको बोलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की कौन सी धारा आपत्तिजनक संदेशों से संबंधित है? 63 का क्या होगा? ये है 66, 66। राइट आंसर इसका बी होगा, 66। यह 2008 की धारा 66A इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए आपत्तिजनक संदेशों से संबंधित है। 66A क्या है? 2008 की धारा ये, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भेजे जाते हैं आपत्तिजनक संदेश उसी से संबंधित है ये। वर्तमान में कौन सा संगठन आधिकारिक तौर पर वेब ऑफ साइंस का रखरखाव करता है? कौन सा करता है? 64 का वो करता है क्लैरिवेट। क्लैरिवेट, क्लैरिवेट क्या है? क्लैरिवेट एक ऐसा सिस्टम है जो वेब ऑफ साइंस है ना, वेब ऑफ साइंस WAS बोलते हैं इसको, एक को क्या करता है? वो एक डेटाबेस है और ये साइंस का, इस डेटाबेस में इसका रखरखाव होता है। यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क क्या है? यूनाइटेड किंगडम में, UK जिसको बोलते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसको बोलते हैं JNET। JNEट ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क है। ये यूनाइटेड किंगडम का एक उच्च गति वाला अनुसंधान है और शिक्षा नेटवर्क जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अनुसंधानों को आपस में क्या करता है, जोड़ देता है। अगला देखते हैं, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लैटिन वर्ड लिबर से, या लैटिन वर्ड लाइब्रेरी से, या ग्रीक वर्ड लिबर से, या फिर लैटिन वर्ड लाइब्रेरी से लिब से हुआ है? किससे हुई है? तो इसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड लाइबर से हुई है। लाइबर से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है पुस्तक। लाइबर शब्द का अर्थ क्या होता है? पुस्तक। अगला देखिए, किस लेखक ने उपयोक्ता अध्ययन में उपयोक्ता के बजाय लोगो शब्द का उपयोग करना पसंद किया है? तो ये किया है एथेल ने, है ना। एथेल साहब ने उपयोग किया है। उपयोक्ता अध्ययन पुस्तकालय विज्ञान और सूचना विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें अध्ययन किया जाता है कि लोग सूचना को कैसे खोजते हैं, प्राप्त करते हैं और उपयोग करते हैं। एथेल उपयोक्ता अध्ययन के संदर्भ में लोगों के यानी पीपल शब्द को प्राथमिकता दी है। वो इसलिए वे पुस्तकालय सूचना प्रणाली के केवल उपयोगकर्ताओं तक सीमित नहीं रहना चाहते। अगला देखें तो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के उपयोग के लिए प्रोफेसर एन बालाकृष्णन समिति के प्रतिवेदन के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय इंडस्ट विकसित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडस्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडस्ट का मुख्यालय IIT दिल्ली में है। कहाँ है ये? IIT दिल्ली में। इंडस्ट इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी कंसोर्शियम। इसकी स्थापना जो हुई मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा 2003 में प्रोफेसर एन बालाकृष्णन के द्वारा हुई थी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला ई पाठशाला एक पहल है। ई पाठशाला क्या है? एक पहल है। और ई पाठशाला एक पहल है किसकी? NCERT की। NCERT की क्या है? ये ई पाठशाला एक पहल है। अब ई पाठशाला भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया। पहला उद्देश्य इसका है शिक्षा को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल बनाना। उसके बाद है आर्काइव क्या है? आर्काइव क्या है? आर्काइव है रिपोजिटोरी। आर्काइव क्या है? रिपोजिटोरी है। रिपोजिटोरी है आर्काइव। राइट आंसर इसका डी होगा। आर्काइव यानी कि रिपोजिटरी होता है जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज, शोध पत्रों, रिपोर्ट और अन्य ऐतिहासिक वैज्ञानिक सामग्रियों को संरक्षित किया जाता है और यह डिजिटल भौतिक रूप से दोनों उपलब्ध हो सकता है। विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, पुस्तकालयों में भी इसे संस्थागत रिपोजिटरी यानी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी कहा जाता है। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र कौन सा है? पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र कौन सा है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये नहीं है, ये पांचवा है। पुस्तकें उपयोग के लिए है। पुस्तकें क्या है? उपयोग के लिए है। ये इसका पहला सूत्र है पुस्तकालय विज्ञान का, है ना। ये डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में पहला सूत्र क्या है? पुस्तकें उपयोग के लिए है। उसके बाद वर्तमान में XAMPP में M का अर्थ क्या होता है? XAMPP में M का अर्थ क्या होता है? तो M का अर्थ होता है इसमें मारिया डीबी। मारिया डीबी, राइट आंसर इसका बी, मारिया डीबी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का प्रकार नहीं है? डेटाबेस का प्रकार कहता है नहीं है, तो नहीं है की बात करता है, तो डेटाबेस का प्रकार यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड होगा। ये डेटाबेस का प्रकार नहीं है। हाइपरकिरिकल ये तो है प्रकार। उसका नेटवर्क क्या लिंक्ड है, ये भी प्रकार है। डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेशन ये भी है। और डिसेंट्रलाइज्ड ये डेटाबेस का प्रकार नहीं है। अगला, रैक स्पेस टेक्नोलॉजी इंक की स्थापना कब हुई थी? 74।
रैक स्पेस टेक्नोलॉजी इंक की स्थापना एक अमेरिकी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है जो इनके द्वारा ही किया गया था। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1998 में। ये 1998 में की गई थी। रैक स्पेस टेक्नोलॉजी इंक की स्थापना 1998। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तक से अनुपयोगी सामग्री को हटाने का समर्थन करता है? प्रथम, तृतीय, पंचम या चतुर्थ? राइट आंसर क्या होगा? चतुर्थ सूत्र कहता है, चतुर्थ सूत्र। और इस सूत्र के अंतर्गत क्या होता है? पुस्तकालय नई पुस्तकें और संसाधन लगातार जोड़े जाते हैं। इसमें अनुपयोगी, पुरानी, अप्रासंगिक और क्षतिग्रस्त पुस्तकों को हटाने की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। चतुर्थ सूत्र का कहना है कि पुस्तकालय का एक वर्धनशील संस्था है। प्रसूचीकरण और वर्गीकरण में उपलब्धि के लिए ALA ने डैश के सम्मान में एक पुरस्कार की स्थापना की। 76। राइट आंसर इसका बी होगा, मार्गरेट मान। राइट आंसर इसका मार्गरेट मान। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA इसका फुल फॉर्म होता है ना। अगला 77 नंबर का देखते हैं। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम 1998 पुस्तकालयों को संरक्षण करने के लिए कितनी प्रतियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने की अनुमति देता है? 77 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 प्रतिलिपियों को अनुमति देता है। कितने? 3 को। साइबर अलर्ट 4.2 क्या प्रदान करता है? 78 का राइट आंसर होने वाला है, यह प्रदान करता है वर्तमान जागरूकता सेवा। साइबर अलर्ट 4.2 वर्तमान जागरूकता सेवा। कोठारी आयोग 1964 में आया था, 1966 है ना, की सिफारिश की एक विश्वविद्यालय को प्रत्येक वर्ष छात्र के लिए लगभग $25 और प्रति शिक्षक $300 खर्च करना चाहिए। किस प्रकार का राजकोषीय आकलन है ये है प्रति व्यक्ति विधि। ये प्रति व्यक्ति विधि है। क्या है ये? अनुपात की विधि भी नहीं है, सूत्र विधि भी नहीं है, विवरण विधि भी नहीं है, प्रति व्यक्ति विधि है। एयर इंडिया का महाराजा प्रतीक डैश है? ट्रेडमार्क, स्टैंडर्ड, पेटेंट, अथॉरिटी। क्या है? 80 नंबर का क्वेश्चन। एयर इंडिया का ट्रेडमार्क है। एयर इंडिया का क्या है? ट्रेडमार्क है। एयर इंडिया का ट्रेडमार्क है महाराजा प्रतीक, है ना। वेब ऑफ साइंस क्या है? वेब ऑफ साइंस की बात करें तो ये ऑनलाइन साइटेशन डेटाबेस है। वेब ऑफ साइंस ऑनलाइन साइटेशन डेटाबेस है। ऑनलाइन कैटलॉग नहीं है, विज्ञान की वेबसाइट नहीं है, ऑनलाइन इंडेक्स नहीं है, ऑनलाइन डेटाबेस है। वेब ऑफ साइंस का आधिकारिक रूप से रखरखाव वर्तमान में कौन सा संगठन करता है? ये करता है क्लैरिवेट। ये क्लैरिवेट करता है। वेब ऑफ साइंस का आधिकारिक रूप से रखरखाव वर्तमान में यही संगठन करता है, क्लैरिवेट। थॉमसन रॉयटर्स नहीं करता। इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन यानी कि ISI नहीं करता, गूगल नहीं करता, ये क्लैरिवेट करता है। 83 जब एक लेखक ने अपने काम को कॉपीराइट के तहत पंजीकृत नहीं किया लेकिन कानूनी रूप से स्वामित्व के विवाद पर आगे बढ़ रहा है तो स्वामित्व की वैधता क्या है? पंजीकरण के बिना कोई स्वामित्व नहीं है, यह कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकता, स्वामित्व स्वतः होता है, या फिर AB। कहने का मतलब दोनों सही है। राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए? राइट आंसर 83 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वामित्व स्वतः हो जाता है। क्या होता है? स्वामित्व स्वतः हो जाता है। राइट आंसर का C होगा। दक्षिण एशिया में पुस्तकालय विकास पर यूनेस्को क्षेत्रीय संगोष्ठी पुस्तकालय विधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था 1960 में। दक्षिण एशिया में पुस्तकालय विकास पर यूनेस्को क्षेत्रीय संगोष्ठी 1960 में की गई थी। उपयोगिता अध्ययन की वह तकनीक जिसमें एक शोधार्थी को एक बिंदु पर स्वयं को उपयोगिता की स्थिति में रखना होता है और विभिन्न पुस्तकालय सेवाओं का उपयोग करते समय आने वाली कठिनाइयों को समझना होता है। क्या कहलाता है वो कहलाता है संज्ञानात्मक पूर्वाभ्यास। क्या कहलाता है वो? संज्ञानात्मक पूर्वाभ्यास। निम्नलिखित में से पुस्तकालयों के राष्ट्रीय मिशन NML जो होता है के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? 86 क्या होगा राइट आंसर? तो ये केंद्रीय एजेंसी है RRRLF।
ना, पुस्तकालयों के राष्ट्रीय मिशन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी ट्रिपल RLF है। निम्नलिखित में से किसमें गतिविधि और एरो नेटवर्क निर्माण का उपयोग करके पूर्वता संबंधों के नेटवर्क के रूप में दिखाया जाता है? कौन होता है वो? 87। राइट आंसर इसका क्या होता है? डी होगा राइट आंसर इसका, वो हो जाएगा PERT हो जाएगा। परिरक्षण एवं संरक्षण PAC का शुभारंभ किसने किया था? 88 का। इसका शुभारंभ किसने किया था? परिरक्षण एवं संरक्षण का, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन PAC। इसका शुभारंभ किया था किसने? वो किया था परीक्षा पत्र की जांच के लिए। किस संबंध में हुआ था? परीक्षा पत्र की जांच के लिए, है ना। सॉरी ये 88 का होगा, इफ्ला हो जाएगा। इफ्ला ने इसका शुभारंभ किया था PAC का। PAC का शुभारंभ जो किया था वो इफ्ला ने किया था। और उसके बाद कहता है सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में उरकुंड सॉफ्टवेयर का निःशुल्क परीक्षण होगा, इनमें से किससे संबंधित है ये? तो ये है किससे संबंधित? ये संबंधित है साहित्यिक चोरी से। साहित्यिक चोरी से सभी विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय में उरकुंड सॉफ्टवेयर, है ना, उरकुंड सॉफ्टवेयर साहित्य की चोरी से ये बचाता है ना। 89 नंबर का क्वेश्चन। यह जांच करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शोध कार्यों, शोध प्रबंधों और परियोजना रिपोर्ट और अकादमिक लेखों में साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। उपयोक्ता के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला एक वैकल्पिक शब्द है जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति को जो पुस्तकालय के संसाधनों और सेवाओं का उपयोग करता है, जरूरी नहीं कि वह एक पंजीकृत ऋण करता है। क्या मतलब है इसका? तो इसको बोलेंगे संरक्षक। राइट आंसर इसका संरक्षक बोलेंगे। ये पुस्तकालय विज्ञान में एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग पुस्तकालय के उन उपयोगकर्ताओं के लिए किया जाता है जो पुस्तकालय सेवा और संसाधनों का उपयोग करते हैं, भले ही वो पंजीकृत सदस्य हो या अन्यथा नहीं है। डिलीवरी ऑफ बुक्स कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1954 ईस्वी में। डिलीवरी ऑफ बुक्स ये कानून हुआ था 1954 में पारित, है ना। एडांस क्या है? एडांस की बात करें तो एडांस यहाँ क्या है? तो एडांस क्या है? ये प्लागरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। एडांस प्लागरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। परिवर्तन प्रबंधन हिमखंड शब्द की संकल्पना किसने दी? 93 किसने दी थी? ये दिया था कॉट लेविन ने। ये कॉट लेविन ने दिया था। कॉट लेविन हिमखंड मॉडल की संकल्पना इन्होंने दिया था। प्रतिबंधन प्रबंधन में दृश्यमान और अध्ययमान कारकों को समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एरियल वेब डिलीवरी किससे संबंधित है? एरियल वेब डिलीवरी की बात करें तो ये अंतर पुस्तकालय ऋण से संबंधित है ना। एरियल वेब डिलीवरी अंतर पुस्तकालय ऋण से संबंधित है। अब डेलनेट का संक्षिप्त रूप डैश है। क्या है डेलनेट का संक्षिप्त रूप? डेलनेट का संक्षिप्त रूप क्या होगा? ये विकासशील लाइब्रेरी नेटवर्क है। डेलनेट क्या है? विकासशील लाइब्रेरी नेटवर्क है ये। इसकी स्थापना 1988 में भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के द्वारा की गई थी, है ना। इसका उद्देश्य यह है कि देश भर के पुस्तकालयों को एक नेटवर्क से जोड़ना और उनके संसाधन को साझा करना। अगला, सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय जनगणना की अनुशंसा किस आयोग ने की? राष्ट्रीय जनगणना की अनुशंसा किसने की थी? कौन सी आयोग की थी? वो किया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। सभी पुस्तकालय के राष्ट्रीय जनगणना की अनुशंसा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। मिडलार्स निःशुल्क वेब आधारित सेवा प्रदान करता है जिसका नाम डैश है। क्या है जिसका नाम? इसका नाम क्या है? इसका नाम है पबमेड। मिडार्स, इसका नाम क्या है? पबमेड है। पबमेड एक प्रणाली है जो निःशुल्क वेब आधारित इंटरफेस है। उपयोगकर्ताओं को मिडलाइन और अन्य संबंधित डेटाबेस से शोध पत्र, बायोमेडिकल, साहित्य और वैज्ञानिक लेखों तक पहुंच प्रदान करता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधेयक ने सेंसरशिप से लड़ने और बौद्धिक स्वतंत्रता की रक्षा करना पुस्तकालय अध्यक्ष की जिम्मेवारी बना दिया? लाइब्रेरी ऑफ अधिकार विधेयक,
स्कूल लाइब्रेरी अधिकार विधेयक, पुस्तकालय अधिकार विधेयक, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन और बौद्धिक संपदा संरक्षण ब्यूरो। 98 का क्या होगा? इसका हो जाएगा राइट आंसर पुस्तकालय अधिकार विधेयक। ये विधेयक है और इसी विधेयक के तहत क्या हुआ कि सेंसरशिप से लड़ने और बौद्धिक स्वतंत्रता की रक्षा करना पुस्तकालय अध्यक्षों की जिम्मेवारी समझा जाता है। 99 ज्ञान दर्शिका प्रोपीडिया डैश का भाग है, किसका भाग है? ये है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का भाग, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का भाग है। और सबसे लास्ट आंसर क्वेश्चन, डैश ALA के पहले सचिव थे। तो ALA के पहले सचिव कौन थे? वो थे मेलविल डेवी। ALA के पहले सचिव कौन थे? वो मेलविल डेवी थे। और ये था हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन। मेलविल डेवी को ही पुस्तकालय का जनक माना जाता है ना, विश्व पुस्तकालय का। तो ये हमारा टोटल 100 क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन क्या कहते हैं, अभिमन्यु सर के द्वारा लिखित बुक बिहार लाइब्रेरी परीक्षा, ये इसका पहला सेट था और ये बहुत ही बेहतरीन हम लोगों ने किया। इस सेट में आपका जितना भी सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जो बगल में। साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका सही कितना हुआ है और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें पूर्ण रूप से मोटिवेट करता है। और कहीं दिक्कत हुआ तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम अपने स्थिति को और सुधार करें। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में आप सभी से, है ना। कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं आप सभी से फिर दोबारा। प्रैक्टिस सेट दूसरा लेके हम लोग अवेलेबल होंगे।